नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भागीरथी किनारे बाबा रामदेव ने किया योग। आज सीएम धामी करेंगे संयुक्त अभियान दल को रवाना। भाजपा मंडल महामंत्री पर हमले के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर मुकदमा दर्ज। कांग्रेस पार्षद ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर सौंपी। आज होगी जितेंद्र नारायण त्यागी की जेल से रिहाई। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जहरीली शराब प्रकरण में हरिद्वार के आबकारी अधिकारी को हटाया गया। 9 कर्मचारी हो चुके हैं निलंबित। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को तत्काल हटाने के आदेश सरकार को दिए। गंगोत्री धाम में बुधवार सुबह भागीरथी किनारे बाबा रामदेव ने योग किया। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने इस दौरान यज्ञ पूजन किया। गंगोत्री हिमालय में नए औषधीय पादपों की खोजबीन से जुड़े अभियान को लेकर बाबा रामदेव मंगलवार शाम को गंगोत्री धाम पहुंचे थे। इसी के तहत आज सुबह पहले उन्होंने भागीरथी किनारे योग से शुरुआत की। औषधीय पादपों की खोजबीन से जुड़े अभियान को लेकर बाबा रामदेव मंगलवार शाम को गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। बुधवार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि आयुर्वेद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त अभियान दल को रवाना करेंगे। गंगोत्री के रक्तवर्ण ग्लेशियर क्षेत्र में नए औषधीय पादपों के साथ साहस खेलों के नए स्थलों की खोजबीन के लिए IMF व पतंजलि आयुर्वेद साथ आए हैं, जिनका एक संयुक्त अभियान दल बुधवार को गंगोत्री के रक्तवर्ण ग्लेशियर क्षेत्र में खोजबीन के लिए रवाना होगा। इसके लिए मंगलवार को पतंजलि विवि के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने निम्न के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट सहित पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख बाबा रामदेव गंगोत्री धाम पहुंच गए। बुधवार सुबह करीब 8 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचे, जिसके बाद सड़क मार्ग से गंगोत्री धाम पहुंचकर संयुक्त अभियान दल के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शिरकत की। भाजपा मंडल महामंत्री पर हमले के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्षद ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर सौंपी है। भाजपा उत्तरी नगर मंडल के महामंत्री व जगतपुरा निवासी राधे श्री शर्मा के खंबा हटवाने के विवाद में कांग्रेस ने हमले का आरोप लगाया। ट्रांजिट कैंप थाने में दी तहरीर में शर्मा ने कहा कि 10 सितंबर मुखर्जी नगर वार्ड संख्या 4 में बिजली के खंभे को देव की सूचना पहुंचे थे। वहां एक कर्मचारी शिव मंदिर के द्वार पर विद्युत पोल लगा रहा था। शिकायत पर एसडीओ ने विद्युत पोल को मंदिर से हटवा दिया। इसी दौरान वहां पर पार्षद सुशील मंडल पहुंच गए। आरोप है कि मंडल ने गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने आरोपी सुशील के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं भाजपा नेता ने इस संबंध में प्रेस वार्ता भी की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण में कमीशन नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्षद ने हमला करवाया। कहा कि वे हमले से डरने वाले नहीं हैं, चाहे तो कांग्रेस पार्टी उनकी हत्या ही। क्षेत्र में खंबा पास हुआ था, लोगों के कहने पर उसे सही जगह पर लगाने को कहा गया था। भाजपा नेता ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं के सामने ही गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर भाजपा नेता ने धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान बचाव में उनका हाथ भाजपा नेता से लग गया। भाजपा नेता ने जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर भी दी गई है। धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में रोशनाबाद जेल में बंद उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी आज बुधवार शाम जेल से रिहा हो जाएंगे। संतों का प्रतिनिधि मंडल उनके स्वागत के लिए जेल परिसर जाएगा। उत्तरी वैद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई थी। आरोप है कि इसमें जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने नफरती भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर 27 दिसंबर को नगर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसी साल 13 जनवरी को पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कोर्ट ने हरिद्वार जेल भेज दिया था। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर उनके 3
महीने की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अवधि पूरी होने पर 3 सितंबर को त्यागी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी की जमानत सशर्त मंजूर कर दी। त्यागी की जेल से रिहाई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंगलवार तक जेल प्रशासन के पास नहीं पहुंच सका। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि रिहाई के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि बुधवार तक रिहाई का आदेश पहुंच जाएगा। शाम को रिहाई होने पर त्यागी का संतों की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके नेतृत्व में संतों का प्रतिनिधिमंडल त्यागी का स्वागत करने जेल परिसर भी जाएगा। शासन ने हरिद्वार जिले के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को हटा दिया है। उन्हें हरिद्वार में जहरीली शराब से मौत के मामले में प्राथमिक जांच में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। उन्हें अब सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर मुख्यालय देहरादून भेजा गया है। इससे पहले आबकारी विभाग के 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि हरिद्वार जिले के पतरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ एवं शिवगढ़ में शराब पीने से लोगों की मौत की अपर आबकारी आयुक्त से प्रारंभिक जांच कराई गई थी। अपर आबकारी आयुक्त की जांच में जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा की लापरवाही एवं कार्य में शिथिलता सामने आई है। इसके आधार पर उन्हें इस पद से हटाकर देहरादून मुख्यालय में तैनात किया गया है। आबकारी आयुक्त की ओर से इससे पहले इस मामले में हरिद्वार के आबकारी निरीक्षक भरत प्रसाद, प्रधान आबकारी सिपाही दिनेश सिंह रावत, प्रधान आबकारी सिपाही शिवराज सिंह, आबकारी सिपाही श्रवण कुमार, जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार के उप आबकारी निरीक्षक किशन सिंह चौहान, प्रधान आबकारी सिपाही डिंपल रानी, प्रधान आबकारी सिपाही राजीव कुमार सैनी, प्रधान आबकारी सिपाही अनिरुद्ध शर्मा एवं आबकारी सिपाही प्रदीप दयाल को निलंबित किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को तत्काल हटाने के आदेश सरकार को दे दिए हैं। कोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में क्रियान्वयन की रिपोर्ट सरकार को 10 दिन के भीतर पेश करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी रहे पवन कुमार सिंह की ओर से मुख्यालय तबादला आदेश की हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक कारणों से तबादला किया गया है, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पवन कुमार सिंह को किसी तरह की राहत नहीं दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने हरिद्वार में जहरीली शराब प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सरकार को वर्तमान जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को हटाने और 10 दिन में आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका विकास नगर के डाक पत्थर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड के आधे से ज्यादा हिस्से पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ अवैध तरीके से कच्चे निर्माण कर दिए गए हैं। लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने उप जिलाधिकारी को पत्र भेजकर भूमि पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। नगर पालिका विकास नगर का कूड़ा वर्तमान में डाक पत्थर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। पूर्व तक कूड़ा शीशमबाड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लॉट में भेजा जा रहा था, लेकिन रोक के बाद फिर से पालिका प्रशासन इसी स्थान पर कूड़े का निस्तारण कर रहा है। खास बात यह है कि जब कूड़ा शीशमबाड़ा भेजा जा रहा था तो इस बीच लोगों ने ट्रंचिंग ग्राउंड की खाली जगह पर कब्जा कर बस्ती बसा ली। वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ लोगों ने आधे से ज्यादा अधिक हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यहाँ अवैध तरीके के कच्चे निर्माण कर दिए गए हैं। झोपड़ी बनाकर यहाँ बाहरी लोग रह रहे हैं। बता दें कि
शासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका विकास नगर को डाक पत्थर में 13 बीघा भूमि आवंटित की थी। तब भी इस भूमि पर कब्जे थे। तब तहसील प्रशासन ने इस अवैध कब्जे को हटाकर पालिका प्रशासन को कब्जा दिलाया था, लेकिन एक बार फिर से भूमि पर कब्जा हो गया है। कूड़े के शीशमबाड़ा ना जाना पाने के कारण अब यहाँ पालिका प्रशासन की कंपेंटर और कंपोस्ट पिट बनाने की योजना है, ताकि कूड़े की छटनी कर रिसाइकलिंग किया जा सके। इसके साथ ही गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद तैयार की जा सके। नगर पालिका क्षेत्र से रोजाना 10 से 12 टन कूड़ा एकत्रित किया जाता है। डाक पत्थर में नगर पालिका को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए 13 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसमें से करीब 6.5 बीघा भूमि ही पालिका के कब्जे में है। शेष हिस्से पर लोगों ने कब्जा किया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को पत्र भेजकर शेष हिस्से पर पालिका को कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया है। 6 माह पूर्व होलिका दहन के दिन पुलिस पर पथराव के मामले में दर्ज मुकदमे में फरार आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई से गांव में खलबली मची हुई है। इसी वर्ष 18 मार्च को होली त्योहार पर यूपी व उत्तराखंड की सीमा से सटे सत्र हमील पुलिस चौकी क्षेत्र के सरपुरा गांव में भूमि को लेकर होलिका दहन पर विवाद हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव से पुलिस के 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 31वीं बटालियन पीएससी की महिला आरक्षी आशा देवी व एक पुलिसकर्मी राजीव कुमार गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 101 नामजद व 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मुकदमे के विवेचक उप निरीक्षक पंकज मेहर पुलिस टीम के साथ सरपुरा मुकदमे में फरार चल रहे से 35 अभियुक्त न्यायालय की ओर से धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत निर्गत नोटिस उनके घरों पर चस्पा किए गए और परिजनों को समय से न्यायालय या पुलिस के समक्ष होने की हिदायत दी। कहा कि अगर पेश नहीं हुए जो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। टीम में उप निरीक्षक पिखवाल, रूबी मौर्य, चरण सिंह, कुलदीप सिंह, रमेश आदि शामिल थे। शहर की अब गांव की गलियां भी चमकती नजर आएंगी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ही व्यवस्था बनाकर सूखे व गीले कूड़े को एकत्रित करना पंचायत की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता है तो 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं गांव में निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई गई तो ग्राम प्रधान व सचिव पर जुर्माने के साथ ही पद से बर्खास्त करने तक की नौबत आ सकती है। ग्राम पंचायतों में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करने व सफाई के लिए उत्तराखंड पंचायती राज ने यूजर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। जिला पंचायती राज अधिकारी आरसी त्रिपाठी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही गांव में ग्राम पंचायतों की ओर से साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जिले भर के ग्राम प्रधानों को ट्रेनिंग दी जानी है। साथ ही कूड़े के निस्तारण के लिए ग्राम प्रधानों को गाँव में जगह भी चिन्हित करनी होगी। ग्राम प्रधानों के साथ ही मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी की तर्ज पर ग्रामीणों को सूखे व गीले कूड़े के प्रति जागरूक किया जाएगा। डीपीआरओ ने कहा कि पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बाद में सख्ती भी बढ़ती जाएगी। भरत विहार प्लॉट में हाइड्रा की मदद से 2 यूनिपॉल ट्रक में लोड कर चोरी करने वाले 5 आरोपी कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों के पास से कोतवाली पुलिस ने कार हाइड्रा ट्रक को सीज कर दिया है। वहीं इंदिरा नगर निवासी विकास शाही ने कोतवाली में भरत विहार स्थित प्लॉट से उनके 2 यूनिपॉल चोरी होने की तहरीर दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि देहरादून के सशस्त्र धारा रोड के रायपुर थाना क्षेत्र के आईटी पार्क निवासी अब्दुल खालिद, इकराम, जुनैद, नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी सनवर अली और आजाद नगर निवासी अजमत अली हाइड्रा ट्रक की मदद से यूनिपॉल को चोरी कर ले गए। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि पुलिस ने 5 के खिलाफ चोरी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। बताया कि देर रात कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को हाइड्रा ट्रक, कार और चोरी किए गए 2 यूनिपॉल के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि चोरी किए गए यूनिपॉल की अनुमति कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है।
उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को खरीफ खरीद फसल 2022 और 23 की समीक्षा बैठक ली। सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इस साल धान के मूल्य में प्रति क्विंटल 100 रुपए की वृद्धि की गई है। सामान्य धान का मूल्य 1940 रुपए से बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2040 एवं ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए से बढ़ाकर 2060 रुपए घोषित किया गया है। खाद्य मंत्री ने कहा कि इस सीजन में धान खरीद का लक्ष्य 9 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। धान की खरीद के लिए विभागीय अधिकारी सभी तैयारियां पूरी कर लें। धान खरीद केंद्रों पर चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे सीजनल स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। साथ ही सभी केंद्रों पर धान खरीद के लिए कांटे लगा लिए जाएं ताकि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की खरीद किसी तरह से प्रभावित ना हो। वहीं विभागीय मंत्री ने 1 से 15 अक्टूबर तक सरकारी विभागों से धान खरीदने एवं इसके बाद कमीशन एजेंट के माध्यम से किसानों से धान खरीद कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में कुल 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। विभागीय मंत्री ने कहा कि 4 एजेंसियों खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, नेफेड और एनसीसीएफ को धान खरीदने के लिए नामित किया गया है। खरीफ जमीन में करीब 297 खरीद केंद्र खोले गए हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जनपदों के डीएम को निर्देश दिया कि चालू सीजन में कितने हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई एवं इसका कितना उत्पादन हुआ, जल्द ही इसकी जानकारी दे। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे स्थानीय उत्पाद जिनका केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है, जिनमें मंडुआ, मक्का, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ज्वार आदि शामिल है, इनके खरीद के लिए एक कार्य योजना तैयार करें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहाड़ के स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए ये पहल वरदान साबित होगी। इससे पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही पहाड़ के किसान भी लाभान्वित होंगे। बैठक में महाप्रबंधक एफसीआई राजेश सिंह, एफसी कुमाऊं, बीएस चालाल और आरसीएफ गढ़वाल, रणवीर सिंह चौहान, आयुक्त खाद्य पीएस पांगती और आदि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अस्पतालों में इन दिनों बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त के रोगी ज्यादा पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। वहीं महिला और
अस्पताल में मरीजों की काफी भीड़ रही। बेस अस्पताल में 0 से 14 वर्ष के बच्चों में खांसी, कफ, खुजली, डायरिया के मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं महिला अस्पताल में भी बदलते मौसम में छोटे बच्चों में उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, वायरल और डायरिया की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही पेट दर्द, कम वजन, सूजन और पेट फूलना, भूख न लगना, ठंड लगना आदि के मामले भी आ रहे हैं। महिला अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु अग्निहोत्री का कहना है कि दिन भर में ओपीडी में करीब 60 मरीज रोजाना आ रहे हैं। उन्होंने बासी भोजन, जंक फूड नहीं खाने और डायरिया की शिकायत होने पर ओआरएस का घोल पिलाने को कहा है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों को दस्त के समय ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना चाहिए और ज्यादा दिक्कत होने पर चिकित्सक को दिखाना चाहिए। कालाजार रोग से पीड़ित पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। 32 वर्षीय युवक 30 अगस्त से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती था। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि मरीज तेज बुखार से पीड़ित था और खून की कमी काफी ज्यादा थी। गर्म इलाके में पाए जाने वाली कालाजार नाम की बीमारी अब पहाड़ों के ठंडे इलाके में भी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। कालाजार लेबोटोमस की बी नाम की मक्खी के काटने से होता है, जो कि ज्यादातर गर्म इलाकों में पाई जाती है। रामलीला मैदान से लगे बिसना मोहल्ले में पति पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी के फंदे से लटके मिले। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। प्रभारी थाना अध्यक्ष एसआई गंभीर सिंह तोमर ने बताया कि अपराह्न करीब 3:15 बजे उन्हें सूचना मिली कि बिसना मोहल्ला में किराए पर रहने वाले पति पत्नी का घर का दरवाजा नहीं खुला। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। घर के 2 अलग अलग कमरों में ममता और उसके पति शेर खान के शव फंदे पर लटके मिले। एसआई गंभीर सिंह ने बताया कि दोनों की अभी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और दोनों अलग अलग धर्म से थे। उनकी एक 6 माह की बच्ची है। पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि शेर खान बच्ची को उसके पास 10 मिनट में आने की बात कहकर छोड़ गया। बच्ची रोने लगी तो महिला उसे घर छोड़ गई। महिला के अनुसार उसने काफी आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मौके पर जाकर देखा तो दंपत्ति 2 अलग अलग कमरों में पंखे के हुक के सहारे फंदे से लटके मिले। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पोस्टमार्टम के बाद घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या बताया। पुलिस के अनुसार शेर खान के परिजन पास ही इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं। बच्ची को परिजनों को सौंपा जाएगा। 4 राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रवादी विचारों के कारण एकदम से मीडिया में चर्चा में आ गए हैं। एक सुबह उनके पास पीएमओ से फोन आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मिलना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने उनके सामने उत्तराखंड का राज्यपाल बनने का प्रस्ताव रखा तो उन्हें लगा जैसे ये कोई सपना है। उन्होंने धीरे से अपनी हथेली की 2 उंगलियों के बीच चिकोटी काटी और खुद से पूछा, मैं ही क्यों? उन्होंने वाहिगुरु को याद किया और सोचा कि ये देश के लाखों सैनिकों और सिखों का सम्मान है। उन्हें वाहिगुरु ने देश की सेवा करने के लिए चुना है। लेफ्टिनेंट जनरल से उत्तराखंड के महामहिम बने गुरमीत सिंह को 15 सितंबर को पूरे 1 साल हो जाएंगे। इस मौके पर उनसे लंबी बातचीत हुई। मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं आया, ना मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। रिटायरमेंट के बाद मैंने खुद 4 आदेश दिए। एक, अगर मुझे देश से जुड़ना है तो मुझे हिंदी सीखनी होगी क्योंकि हिंदी इस देश की आत्मा है। 2, देश की सुरक्षा के लिए मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी सीखनी है। तीसरा, मुझे देश की सेवा करनी है। चौथा आदेश था, देश से जुड़ने के लिए मुझे मीडिया से जुड़ना होगा। 5 साल टीवी चैनलों को दिए। पुलवामा हमले के बाद मैंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सैनिकों की सुरक्षा की बात उठाई। एक दिन पीएमओ से फोन आया। मुझे लगा मीडिया में मेरे किसी बयान पर पीएमओ को कोई जानकारी चाहिए होगी, पर पीएम से बातचीत के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं उनके विजन पर दूरदृष्टि का कायल हो गया हूँ। मैंने गुजरात में सहकारी दुग्ध आंदोलन का गहराई से अध्ययन किया। उत्तराखंड में हिमालयी उत्पादों के छोटे छोटे कॉरपोरेटिव खोलकर बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है, लेकिन अब केवल कॉरपोरेटिव फार्मिंग या सोसाइटी में काम नहीं चलेगा जब तक हम इसे कॉरपोरेट कल्चर से नहीं जोड़ेंगे। मैंने बाबा रामदेव का प्लांट देखा। वे
धोती खड़ाऊ पहनते हैं, पर उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉरपोरेट कंपनी जैसा है। यह प्रयोग छोटे पैमाने पर सही है, ऊपर पहाड़ों पर काम करना है। हाँ, बनबसा की पोस्टिंग के दौरान मैंने उत्तराखंड को बहुत करीब से देखा। मुझे लगा ये राज्य तो प्राकृतिक संपदा की खान है, लेकिन तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ के लोगों की इस तरह सेवा का मुझे मौका मिलेगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के 5 जिलों में 29 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 85 मरीज ठीक हो गए। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 201 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि सोमवार को प्रदेश में 278 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2020 के सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं सामने आए 39 मामलों में देहरादून में 17, अल्मोड़ा और पौड़ी और हरिद्वार में 2-2 व नैनीताल में 6 संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर 95.88 है और संक्रमण दर 101.55% से घटकर 1.42 दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।